Good morning, all of you. Jai Swaminarayan. As previously, we started our new subject with new topic as a design of AC machine with new topic of design of three-phase induction motor. Unit first. Previously, we studied that construction of induction motor and next topic as a comparison of squirrel cage and wound rotor. We also discuss the GTU questions to be asked और जो already पूछे भी जा चुके हैं. So hope so you guys carried out your assignment work. Now we are moving to next topic is specifications of three-phase induction motor. Generally अगर हम कोई मशीन लेने जाते हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर प्रैक्टिकल सिचुएशन देखें कि अगर आपको कोई बोलता है कि भाई मुझे इंडक्शन मोटर चाहिए या फिर मुझे इंडक्शन मोटर लेने जाना है, सो एक टेक्निकल पर्सन से आप जब डील कर रहे हो कि जब आपको कुछ पता भी नहीं है तो क्या कहेगा कि भाई सिर्फ मुझे मोटर दो, तो वो तो एक आपको बता देगा कि नहीं भाई इस टाइप की मोटर है, कैसी चाहिए. तो हम सिर्फ उसके आउटपुट रेटिंग देखते हैं कि कितने की चाहिए, 1 हॉर्स पावर की, 1.5, 0.5, कितने हॉर्स पावर की मोटर चाहिए. बट अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पे जब आप दुकान पे जाते हो या फिर किसी रिटेलर को मिलते हो कि सर मुझे ये चीज़ चाहिए, सो वो आपको क्या पूछेगा कि भाई कितने रेटिंग्स की. एट दैट टाइम आप अपनी रिक्वायरमेंट तो बता दोगे कि भाई मेरा रिक्वायरमेंट इतनी है, लेकिन क्या वो मोटर जो आपको दिखा रहा है वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं. अगर वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके स्पेसिफिकेशन पैरामीटर्स जो कि उसकी नेम प्लेट पे भी होते हैं, कैटलॉग में भी मिलेंगे. तो आप कोई भी बुक मतलब ऐसी चीज़ें जब परचेज करने जाते हो तो आप उसका कैटलॉग देखोगे कि भाई इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है. एट दैट टाइम यू हैव टू ऑब्जर्व इट्स. सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई उसके आउटपुट रेटिंग कितने किलोवाट है या फिर कितने हॉर्स पावर्स है. बेसिकली रिलेशन बिटवीन हॉर्स पावर एंड किलोवाट शायद सबको पता ही है कि 746.6 इधर 735.5 वोट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर. क्लियर? ओके. नाउ अनदर थिंग ऐसे कि इसके स्पेसिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करें तो कितने फेजेस है, सिंगल फेज इधर 3 फेज. देन आफ्टर फ्रीक्वेंसी इन इंडिया, अगर इंडिया में रहते हैं तो आपके लिए फ्रीक्वेंसी रहेगी 50 हर्ट्ज. देन आफ्टर वोल्टेजेस, देन आफ्टर कनेक्शंस विच आर इन स्टार इधर डेल्टा, जो कि हमारी लोड की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि वो स्टार रहेगा या डेल्टा. देन आफ्टर स्पीड, हाउ मच द स्पीड इज देयर, स्पीड इन आरपीएम. यहाँ पे हमें एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि ये इंडक्शन मोटर है तो यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड नहीं होगी. नहीं तो कितने लोगों को ये भी डाउट हो सकता है कि भाई यहाँ पे तो हम अगर सिंक्रोनस स्पीड NS=120 F/P के हिसाब से हम स्पीड ढूंढ सकते हैं, तो यहाँ पे क्यों हमें चाहिए नेम प्लेट पे. बट यहाँ पे इंडक्शन मशीन है तो वो सिंक्रोनस स्पीड पे काम नहीं करता. सो रोटर ऑलवेज लैग्स बिहाइंड दी स्टेटर. एट दैट टाइम इसकी जो भी स्टेटर की स्पीड ऑफ है उसके कंपैरिजन में रोटर की स्पीड थोड़ी कम रहेगी. तो यहाँ पे जो स्पीड है आरपीएम में, सो वो आरपीएम में है जो कि नोटेड किया है कैपिटल एन से. अगर वहाँ पे स्मॉल एन दिखाते हैं तो वो आरपीएस, स्पीड इन रोटेशंस पर सेकंड में रहेगी. देन आफ्टर टाइप ऑफ रोटर, विच काइंड ऑफ रोटर इज यूज देयर, which is the type of rotor as a squirrel cage or wound, we already studied that. Then after its duty, types of the duty, like उसकी ड्यूटी, ये ड्यूटी साइकिल का टॉपिक भी हमने प्रीवियस सब्जेक्ट्स में डिज़ाइन ऑफ डीसी मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हाउ मच या फिर कितनी टाइप्स रहेगी कि भाई ड्यूटी साइकिल्स की. ये ड्यूटी साइकिल क्या है कि ड्यूटी साइकिल मीन्स कि आपका कोई मशीन है या फिर आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है वो कितने टाइम तक कंटिन्यू चालू रहेगा और कितने टाइम तक बंद रहेगा. यहाँ पे जो चालू रहने का समय है वो टर्न ऑन टाइम टी ऑन होता है और जो बंद रहने का टाइम है वो टी ऑफ या टर्न ऑफ टाइम होता है. इन बिटवीन दैट अगर वो कंटिन्यूअसली चालू रहता है तो उसे हम मेंशन करेंगे कंटिन्यूअस ड्यूटी.
अगर थोड़ी देर के लिए, जैसे कि 2 सेकंड के लिए स्टार्ट रहता है, 3 सेकंड के लिए बंद रहता है, तो एट दैट टाइम फिर से 2 सेकंड के बाद वो चालू होगा। तो पहले 2 सेकंड चालू, देन आफ्टर फिर से 3 सेकंड बंद, फिर से 2 सेकंड चालू। एट द टाइम क्या होगा कि वो इंटरमिटेंट होगा, उसको कहते हैं हम इंटरमिटेंट, की एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन के लिए चालू है, फिर सर्टेन पीरियड के लिए बंद है, फिर सर्टेन पीरियड के लिए चालू है। सो इट इज कॉल्ड एज ए टाइप ऑफ ड्यूटी। देन आफ्टर पावर फैक्टर, वी ऑलरेडी नो दैट कि लोड के हिसाब से आपका पावर फैक्टर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। देन आफ्टर एफिशिएंसी, कि हमारे लिए कितना एफिशिएंट है वो मशीन। नॉर्मली इंडक्शन मशीन है तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जितनी तो एफिशिएंसी नहीं मिल सकती, लेकिन हाँ अच्छी एफिशिएंसी तो एटलीस्ट होनी चाहिए। देन आफ्टर क्लास ऑफ इंसुलेशन, क्योंकि आपको ये भी आप पढ़ चुके हैं कि कितनी टाइप्स के यहाँ पे इंसुलेशन होते हैं, जैसे कि क्लास ए, सी, वाई, एफ, एच, ई, सो मेनी टाइप्स आर देयर, जो कि आप प्रीवियस में ये भी पढ़ चुके कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था 7 मार्क के लिए, कि भाई टाइप्स ऑफ इंसुलेशन, या फिर एक्सप्लेन दी इंसुलेटिंग मटेरियल्स इन विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सारी हमने चीज़ें काफ़ी डेप्थ में उस टाइम पे डिस्कस की थी, बट अगर अभी आपको याद नहीं है तो मैं आपको फिर से रिवाइंड करवा दूँ कि भाई क्लास ऑफ इंसुलेशन में क्या रहेगा। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर राइज, बिकॉज वी ऑल्सो नो दैट कि हीटिंग की वजह से काफ़ी चीज़ें हो सकती है। क्योंकि हीटिंग क्यों आता है कि टेम्परेचर राइज, जो कि काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन में एरर या फिर कंस्ट्रक्शन में भी आपकी गलतियों की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। तो एट द टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि उसके वाइंडिंग को डैमेज ना करें। टेम्परेचर राइज होता है, और अगर वहाँ पे रखा हुआ कूलिंग फैन सफिशिएंट नहीं है टू प्रोवाइड कूलिंग आवर मशीन और आवर इंटरनल स्ट्रक्चर, एट दैट टाइम यहाँ पे वाइंडिंग के बर्नआउट होने के भी चांसेस बन सकते हैं। वन अनदर थिंग इज फुल लोड करंट एंड पुल आउट टॉर्क। सो ये जो बेसिक चीज़ें हमने देखी कि भाई अगर हम किसी नेम प्लेट को देखें तो इतनी चीज़ें नॉर्मली आपको देखने को मिल सकती है इंडक्शन मोटर में, कि भाई कितने फेज का रहेगा, या फिर 3 फेज की ही जो बात कर रहे हो, तब 3 फेज लेने जाते हो तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 फेज ही होगा, ऑब्वियस है। इट्स द सेम वे उसकी जो भी रेटिंग्स है कि स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, आउटपुट रेटिंग्स, देन आफ्टर एफिशिएंसी, पावर फैक्टर, फुल लोड करंट, टेम्परेचर राइज, क्लास ऑफ इंसुलेशन, ये सारी चीज़ें कंपलसरी देनी ही पड़ती है, क्योंकि तभी जाके आपको पता चलेगा। सो ये चीज़ें हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि जब हम एक मशीन डिज़ाइन करने बैठते हैं, जैसे कि इंडक्शन मशीन हम बनाने बैठते हैं, तो हमें इतनी चीज़ें तो नेम प्लेट पे लिखनी होती, तो हमें पता होना चाहिए कि हर एक का क्या रोल है, कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे रिलेट होती है। अगर जब वो चीज़ें हमें पता चल गई तो हमारा काम काफ़ी ईजी हो जाएगा कि नहीं भाई हाँ मेरा आउटपुट इतना रखना है, ओके, तो उसके हिसाब से स्टेटर टर्न्स कितने रखना है, स्टेटर वाइंडिंग किस टाइप का रखना है। ये काफ़ी चीज़ें हैं कि जब आपको बेसिक उसकी जो हमारी रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे देखी है, तो ये सारी चीज़ें आपको तभी तक पता चलेगी कि भाई ये हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। क्लियर? ओके। सो अगर शॉर्ट क्वेश्चन जैसे कि 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन में अगर आपको पूछते हैं कि स्पेसिफिकेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मशीन या फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर मेंशन करो, तो आपको ये सारे पैरामीटर्स लिखने हैं एंड उसके रिगार्डिंग उसे ब्रीफ करना है, जैसे कि 1 to 2 पॉइंट्स कि भाई एफिशिएंसी है तो क्या है, फ्रीक्वेंसी है तो उसका क्या रोल है, फिर स्पीड है, आरपीएम में इधर आरपीएस दोनों में हो सकती है, देन आफ्टर क्लासेस ऑफ इंसुलेशन, एफिशिएंसी, ड्यूटी साइकिल्स, देन आफ्टर आउटपुट रेटिंग, ऐसी काफ़ी चीज़ें कि आप ये मेंशन कर सकते हो। अगर वो कितने मार्क्स में पूछा जाए उसको देख के उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। क्लियर? ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर न्यू टॉपिक एज ए टोटल लोडिंग ऑफ मशीन्स। जो ऑलरेडी हमें पता है कि भाई 2 टाइप्स के लोडिंग रहते हैं, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग एंड स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। सो ये टॉपिक 3 मार्क में इंडिविजुअल भी पूछे जा सकते हैं, 7 मार्क के लिए ओवरऑल टोटल लोडिंग भी पूछा जा सकता है। और इसी टॉपिक के रिगार्डिंग और 2 टॉपिक है कि भाई सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग एंड सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग, कि कौन से पैरामीटर को हमें ध्यान में रखना है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यूजफुल रहेगा। सिर्फ
थियरी पोर्शन की ही बात नहीं चल रही, क्योंकि ये चीज़ आपको एग्जाम्पल के लिए भी काफ़ी यूजफुल होने वाली है। सो फिर से वही चीज़ एक बार रिपीट कर देते, शायद कुछ लोगों को याद हो ना हो। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल लोडिंग ऑफ मशीन्स, इन विच फर्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, जिसे हम नोटेड करेंगे BAV से, एवरेज फ्लक्स। उसके रिगार्डिंग हम देखें कि भाई BAV चीज़ क्या है या फिर उसे कैसे हम नोटेड करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी ओवर द होल सरफेस ऑफ एयर गैप ऑफ द मशीन। सो अगर इक्वेशन के फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट करें तो कैसे रहेगा कि टोटल फ्लक्स इन द एयर गैप डिवाइड बाय इट्स एरिया ऑफ फ्लक्स पाथ इन द एयर गैप। ओके, सो टोटल फ्लक्स पाथ कितना है, जो कि टोटल फ्लक्स है फाई, जो कि एयर गैप के अंदर रहेगा, तो उसे हम नोटेट करें फाई इंटू पी, विच इज टोटल फ्लक्स। ओके, देन आफ्टर एरिया ऑफ द फ्लक्स पाथ, तो वो कितना रहेगा, इसकी पेरीफरी जितनी है वो, जैसे कि हम इंडक्शन मोटर या फिर सिंक्रोनस या फिर DC मोटर के जब उसके बोर की बात करते हैं, बोर हमें पता है कि किसे कहते हैं, तो उसकी पेरीफरी क्या रहेगी, एज ए सर्कल की पेरीफरी हमें पता है कि 2 पाई इंटू आर, बट बोर की पेरीफरी क्या रहेगी, मल्टीप्लाई बाई इट्स लेंथ, हाउ लॉन्ग इट इज। सो उसके हिसाब से अगर आप देखो तो क्या रहेगा कि भाई आपके जो बोर है तो उसकी एक्चुअली साइज क्या रहेगी कि भाई नहीं, मेन इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि उसकी पेरीफरी 2 पाई आर या फिर पाई इंटू डी, बिकॉज 2r इज इक्वल टू डी और अ डायमीटर, as well as its length, how long the bore, so multiply by L, so area of the flux path in the air gap, that should be pi dl. clear? okay, one another thing, अगर उसे हम दूसरे इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या बनेगा कि एवरेज BAV that should be phi upon tau into L। हियर ये टाउ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आपको यही नहीं पता है कि टाउ किसे कहते हैं, तो फिर से एक बार मैं आपको रिपीट, जो कि टाउ है वो है पोल पिच। तो टाउ को अगर हम टाउ को फॉर्म में रिप्रेजेंट करें या फिर टाउ को इंडिविजुअली सेपरेट करें, तो टाउ शुड बी पाई डी बाई पी, दी पोल पिच शुड बी पाई डी डिवाइड बाई पी। तो यही चीज़ अगर हम यहाँ पे इसी वैल्यू को रखते हैं इसी इक्वेशन में, पाई डी बाई पी, तो दैट शुड बी पाई अपॉन टाउ इंटू एल, BAV। यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जब आप जो आपकी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो, एट दैट टाइम टाउ की वैल्यू क्या आएगी या कैसे आएगी वो यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन अगर हम उसके आउटपुट इक्वेशन में या फिर आउटपुट रेटिंग्स की ओर जाएंगे, एट दैट टाइम यही चीज़ आपको सेपरेशन ऑफ D एंड L के लिए यूजफुल रहेगी। The relation for pole pitch should be tau is equal to pi d by p, and अगर इसी रिलेशन को हम फर्दरली एक्सटेंड करेंगे तो सेपरेशन ऑफ D एंड L, जो कि मेन डायमेंशन का सेपरेशन के टाइम पे DC मशीन में भी यही चीज़ हमने देखी थी, तो इसमें कुछ नया नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। देन आफ्टर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट हम ऑलरेडी जानते हैं कि वेबर पर मीटर स्क्वायर उसका यूनिट रहेगा। okay, then after next topic in this portion is specific electrical loading। okay, so उसे हम कैसे नोटेट करते हैं, A into C से। okay, so specific electrical loading is defined as the number of stator or armature conductors per meter of the periphery at air gap। मतलब क्या हुआ कि भाई टोटल आर्मेचर कंडक्टर डिवाइड बाय स्टेटर पेरीफरी या फिर आर्मेचर पेरीफरी एट द एयर गैप। सो नंबर ऑफ कंडक्टर दैट शुड बी Z इनटू उसके अंदर कितना करंट जा रहा है, तो कि भाई नेट करंट I इंटू Z, कि भाई इंडिविजुअल एक जो आपका कंडक्टर उसके अंदर कितना करंट है इंडिविजुअल ऑफ I, बट नंबर ऑफ कंडक्टर्स आर Z, सो नेट करंट शुड बी IZ। I नोटेड है, I और सफिक्स रह गया यहाँ पे Z। वन अनदर थिंग कि भाई यहाँ पे जो Z है वो नंबर ऑफ कंडक्टर्स रिप्रेजेंट करता है। ये टर्मिनोलॉजी अगर आपको ना पता हो तो
नेक्स्ट सेशन इसका जो भी रहेगा उसमें हम उसकी टर्मिनोलॉजी ही डिफाइन करेंगे कि भाई कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, उसे हम कैसे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? ओके। सो अगर हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग की बात करते हैं तो दैट शुड बी आई जेड इंटू जेड डिवाइड बाई उसकी जो स्टेटर पेरीफेरी है जो कि सर्कल ही रहेगा, तो वो क्या रहेगी, पाई इंटू डी या फिर 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे आर का कोई रोल बहुत कम रहेगा और आर यहाँ पे आता नहीं है, तो हम नॉर्मली डी के नोटेशन से ही डिफाइन करेंगे। क्लियर? इसका यूनिट क्या रहेगा, एम्पियर कंडक्टर्स पर मीटर। क्लियर? याद रखना, एम्पियर कंडक्टर्स पर मीटर। सो what we discussed today, first topic that we discussed today is the design specifications of machine या फिर design specification of induction motor, then after total loading of electrical machine in which specific magnetic loading, specific electrical loading or combination of both the equations and all the things. So आपको अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पूछते हैं तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग के अंदर क्या लिखना है, उसकी डेफिनेशन, उसका नोटेशन, उसका इक्वेशन, उसकी टर्मिनोलॉजी में रिप्रेजेंट करो और उसका यूनिट। ये 5 चीज़ें आप दोनों को कंपेयर करके भी याद रख सकते हो। इसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है कि आपको अगर ये नहीं आएगा, लेकिन 7 मार्क के लिए अगर पूछे थे तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि सिर्फ दोनों के ये 5 टॉपिक लिखो तो आपके लिए 7 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन नॉर्मल ये 3 मार्क का ही क्वेश्चन है। सो इंडिविजुअली सिर्फ इतना ही पूछेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। एट दैट टाइम आपको उसकी डेफिनेशन, नोटेशन, इक्वेशन एंड यूनिट, इतनी चीज़ों को मेंशन करना है, जो कि आपको 3 से 4 मार्क तक आपको मार्क दिला सकते हैं एग्जाम में। सो इसका वेटेज 3 to 4 मार्क्स का जीटीयू के एग्जाम के लिए रहेगा। डिजाइन स्पेसिफिकेशन नॉर्मली 1 या 2 बार नॉर्मली पूछा गया है, लेकिन वो प्रैक्टिकली इसलिए ज़रूरी है कि वाइवा के टाइम पे भी आपको ये यूज़फुल हो सकता है। क्लियर? ओके। अगर इसमें किसी को डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नाउ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।